नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। समझते हैं आज इस वीडियो में हम लोग ग्रंथि या ग्लैंड के बारे में कि ग्रंथि होता क्या है। हमारे शरीर में जगह जगह पर एक थैला पाया जाता है, इस थैलवा को ही ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए ये थैला है, तो इस थैला में कुछ ना कुछ भरा होगा भैया। तो क्या भरा रहता है? एंजाइम या नहीं तो हार्मोन भरा रहता है, दोनों में से कोई एक भरा रहेगा। अब हम लोग आगे ये समझेंगे कौन से ग्रंथि में एंजाइम भरा होता है और कौन से ग्रंथि में हार्मोन भरा होता है। तो जिस ग्रंथि में एंजाइम भरा रहता है उसको आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और जिस ग्रंथि में हार्मोन भरा रहता है उसी ग्रंथि को आपको पढ़ना है। तो समझते हैं ये ससुरा हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन क्या होता है? एक्चुअली में हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। जिस तरह तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है ना, उसी तरह ससुरा हार्मोन भी हमारे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है। सारे शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हार्मोन प्लस तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो आपसे पूछेगा कि हार्मोन किसे कहते हैं, तो हार्मोन वह रासायनिक पदार्थ है जो सारे शारीरिक क्रियाओं, शारीरिक क्रिया क्या हुआ? सांस लेना, भोजन को पचाना, फिर खून को इधर से उधर ले जाना, सारे शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र के साथ साथ कौन करता है? हार्मोन। तंत्रिका तंत्र सबसे ज्यादा कहां रहता है? हमारे दिमाग में रहता है। तो ये ससुरा दिमाग से ही सब चीज को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र जहां होता है वहीं काम करता है। लेकिन ससुरा हार्मोन क्या है कि हार्मोन अगर यहां है ना, इस जगह पर अगर हार्मोन है तो इस जगह पर काम नहीं करेगा, यानी कि अपने उत्पत्ति स्थल पर काम नहीं करेगा, बल्कि दूर की कोशिकाओं में यह काम करेगा। इसलिए हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। फिर नहीं समझे, हम समझाते हैं। जैसे देखिए, एक मान लीजिए ये थैला है। थैला मतलब क्या? ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। यहां मान लीजिए एक्स नाम का कोई हार्मोन नहीं कर रहा है। ये ससुरा उत्पत्ति स्थल यहां हुआ, यानी कि यहां निर्माण हुआ, लेकिन यहां काम नहीं करता है। ये दूर की कोशिकाओं में काम करता है, ये दूर के अंगों में काम करता है। इसलिए हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? रासायनिक दूत। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ग्रंथि तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बहिर्स्रावी ग्रंथि और तीसरा मिश्रित स्रावी ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ना, उसमें हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन। और जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है ना, उसमें एंजाइम होते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? तो हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा। जबकि बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हार्मोन जो है ना, हमारे शरीर में अधिक देर तक जमा नहीं रहता है। ये जैसे काम हो जाता है ना, हार्मोन उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से हार्मोन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। मतलब काम भर ही हार्मोन रहता है, अगर काम खत्म तो हार्मोन भी खत्म। किधर से निकलता है? उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से हार्मोन निकल जाता है। आपको हमने ये बताया है कि हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जन अंग है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, ग्रंथि जो है ना तीन प्रकार के होते हैं। अंतःस्रावी, अंतः मतलब अंदर, बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी बोलिए या बहिर्स्रावी बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। तीसरा मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, इसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और इसे हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो वैसी ग्रंथि जिसमें नली ना हो, जिसमें क्या हो? नली ना हो, और जिससे हार्मोन निकलता हो, उस ग्रंथि को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। और बहिर्स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथि जिसमें नली हो और एंजाइम निकले, उस ग्रंथि से क्या निकले? एंजाइम निकले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहिर्स्रावी ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो जिसमें आधा नली हो आधा नली नहीं हो, यानी कि उस ग्रंथि से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। तो अब ये समझिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि ही आपके सिलेबस में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। तो हमने आपको बताया ना कि इससे हार्मोन निकलता है, इससे एंजाइम निकलता है। और जब हार्मोन निकलेगा तो हार्मोन को निकलने के लिए नली की जरूरत नहीं होती है। तो एक बार दिमाग लगाओ यार, हमने आपको बताया था ना कि जिसमें नली होगा उसमें ज्यादा प्रेशर से कोई भी चीज आएगा। तो ये ससुरा इसमें नली नहीं है, तो इसमें क्या ज्यादा प्रेशर से आएगा? नहीं आएगा। जैसे थूक का कोई नली है, आप देखिए ना, थूक को ज्यादा प्रेशर से नहीं थूक सकते हैं। पेशाब नली में आता है, इसलिए पेशाब का प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि थूक का प्रेशर उतना नहीं होता। क्यों? चूंकि उसमें नली नहीं होता है मित्रों। हार्मोन जो है ब्लड के संपर्क में होता है, जबकि एंजाइम ससुरा ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ क्या है? हार्मोन है। जबकि बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है। जो हार्मोन है ना, वो उत्पत्ति स्थल पर काम नहीं करता है। मान लीजिए हमारे हाथ में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकल रहा है? हार्मोन निकल रहा है। तो ससुरा यहां अगर अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि हार्मोन का उत्पत्ति स्थल इस जगह पर है, तो काम उसका इसी जगह पर होना चाहिए ना? नहीं, लेकिन वो दूर की कोशिकाओं तक काम करता है। यहां काम करेगा, इधर उधर काम करेगा, यानी कि दूर की कोशिकाओं तक काम करेगा। इसलिए हार्मोन को रासायनिक दूत कहा गया, जबकि एंजाइम वैसा नहीं है। इनका स्रावी
पदार्थ वही काम करेगा जहां से ये ससुरा निर्माण होगा या जहां से ये स्रावित होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? तो हमने आपको अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि के क्या बारे में क्या पढ़ा है? अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलेगा, इससे एंजाइम निकलेगा, इसमें नली नहीं होता है, इसमें नली होता है। और याद रखिएगा जिसका नाम नली नहीं होता उसमें ज्यादा प्रेशर से नहीं जाएगा कोई भी चीज। हमने आपको बताया था ब्लड प्रेशर में, याद कीजिए। हार्मोन जो है ब्लड के संपर्क में होता है, जबकि एंजाइम जो है ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। इनका स्रावी पदार्थ उत्पत्ति स्थल से दूर कोशिकाओं में कार्य करता है, जबकि ये ससुरा जहां पैदा हुआ वहीं काम करेगा, ये दूर की कोशिकाओं में काम नहीं करता है। मिश्रित ग्रंथि से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। यानी कि याद रखिए हमने आपको बताया था ना, एंजाइम नली की जरूरत पड़ती है और हार्मोन को नली की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जो मिश्रित ग्रंथि में आधा नली होगा, आधा बिना नली का होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आधा ससुरा इसमें ब्लड के संपर्क में रहेगा, आधा इसमें ब्लड के संपर्क में नहीं रहेगा। क्या मेरी बात को समझे? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ऐसी ग्रंथियां जिसमें नली नहीं होती है, यानी कि वाहिकाएं, नली को ही हम लोग बायोलॉजी की भाषा में वाहिकाएं बोलते हैं, वाहिकाएं अनुपस्थित होती है और ब्लड के माध्यम से हार्मोन जो है पूरे शरीर में पहुंचता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे आपका पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, जनन ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, कई प्रकार की ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी होती है मित्रों? 9 होती है। पहला ग्रंथि हाइपोथैलेमस के बारे में चर्चा करते हैं। याद कीजिए हमने मस्तिष्क के चैप्टर में हाइपोथैलेमस के बारे में चर्चा किए थे। वही हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है मित्रों। यह हुआ आपका दिमाग, यहां से आपका मेडुला ऑब्लांगेटा चला जाता है, दिमाग के सबसे पीछे भाग को मेडुला ऑब्लांगेटा, पश्च भाग। इसके बाद इस जगह पर आपका रहेगा पीयूष ग्रंथि, इस जगह पर हाइपोथैलेमस, के ऊपर में क्या रहता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबका बाप है ससुरा। देखिए कैसे पूरे अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन ससुरा पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये ससुरा बाप हुआ, इसका सुपर बाप हुआ, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसे अंतःस्रावी तंत्र की सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्लैंड, यानी कि सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। याद कीजिए हमने हाइपोथैलेमस वाले चैप्टर में बताया था आपको कि हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, ये सभी चीजों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है मित्रों? हाइपोथैलेमस करता है। यह समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि की सहायता से नियंत्रित करती है, अर्थात यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। यानी कि सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन करवाता कौन है कंट्रोल? तो हाइपोथैलेमस करवाता है। ये दादा हुआ, ये इसका बेटा हुआ। ठीक है, अब हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में समझते हैं। पीयूष ग्रंथि को भी पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है इंग्लिश में, इसे जो है हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो जवाब दीजिएगा क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है? सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जबकि इस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? और ये ससुरा कहां होता है? तो देखिए इस जगह पर, अगर आप बाहर से देखिएगा तो इस जगह पर यहाँ एक तो पिन लीजिए या नहीं तो एक तो चाकू लीजिए, ऐसे कस के घोंप दीजिएगा तो यहां से आपको पीयूष ग्रंथि मिलेगा। ये ससुरा मटर के दाने के समान होता है, एकदम छोटा सा होता है, एकदम हेत चुकी होता है, हेत चुकी, गोल गोल मटर है। ठीक है, ये बाहर के भाग को बोलते हैं अग्रपिंडक। क्या बोलते हैं? मटर के दाने को, बाहर के भाग को क्या बोलते हैं? अग्रपिंडक। और पीछे वाले भाग को बोलते हैं पसच पिंडक। क्या बोलते हैं? पसच पिंडक। देखिए अग्रपिंडक, दूसरा होता है पसच पिंडक। इनका वजन 0.6 ग्राम होता है। सोच लीजिए ना कि कितना छोटा होता है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग है अग्रपिंडक, इंग्लिश में बोलते हैं एंटेरियर लॉब, और दूसरा है पसच पिंडक, इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टेरियर लॉब। ठीक है, सबसे पहले अग्रपिंडक को समझ लेते हैं। जो पीयूष ग्रंथि का जो आगे वाला भाग को अग्रपिंडक कहते हैं। अग्रपिंडक से 3 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? 3 हार्मोन निकलते हैं। जो अग्रपिंडक द्वारा जो हार्मोन निकलता है ना, वो ससुरा शरीर की मांसपेशी और हड्डी के वृद्धि को नियंत्रित करता है। यानी कि अगर आप बढ़ रहे हैं, लंबा हो रहे हैं, या आप बौना हो रहे हैं, किसके कारण मित्रों? हमारे पीयूष ग्रंथि की एंटेरियर लॉब के कारण। अब देखिए इससे हार्मोन निकलता है, 3 प्रकार के हार्मोन निकलता है। पहला एसटीएच, दूसरा टीएसएच, तीसरा एलटीएच। इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटो मतलब क्या होता है? देखिए हमारा शरीर जो है ना ससुरा सोमेटिक सेल से बना है। ऐसे तो कोशिकाओं से बना है, लेकिन उस कोशिकाओं में भी एक कोशिका है जिसका नाम है सोमेटिक कोशिका। क्या नाम है मित्रों? बोलो जोर से। सोमेटिक कोशिका। यानी कि हमारे शरीर को वृद्धि करने का काम कौन करता है? सोमेटिक कोशिका। हम बता चुके हैं कि हमारा शरीर जो है किससे बना है? सोमेटिक सेल से बना है। ये इस सोमेटिक सेल को
नियंत्रित करने का काम कौन करता है? एसटीएच करता है। कौन करता है? एसटीएच। अब हमारे शरीर में जो सोमेटिक सेल है, यानी कि हमारा पूरा शरीर सोमेटिक सेल से बना है, इस सोमेटिक सेल घटेगा या बढ़ेगा, इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? एसटीएच करता है। मित्रों, अगर सोमेटिक सेल ज्यादा हो गया या एसटीएच हार्मोन अगर ज्यादा निकलने लगा, वो ससुरा जिराफ निहर लंबा आदमी होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एसटीएच हार्मोन अगर कम निकलता है तो वो ससुरा लिलीपुट का आदमी हो जाएगा, मतलब हेत चुकी आदमी हो जाएगा। कहते चुकी हेत चुकी आदमी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो वही लिखे हैं कि हमारा पूरा शरीर सोमेटिक सेल से बना है। इस सोमेटिक कोशिकाओं को नियंत्रित करने का काम एसटीएच करता है, यानी कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन करता है, या वृद्धि को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति अत्यधिक लंबा होता है, और अत्यधिक लंबा होने की बीमारी को कहते हैं वृद्धता, यानी तो जाइगेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगेटिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जाइगेटिज्म बोला जाता है। ठीक है। और जबकि अगर कमी होता है तो वो ससुरा बोना होता है, यानी तो भूत होता है। भूत मतलब छोटा आदमी को भूत बोला जाता है। ठीक है। दूसरा ये हार्मोन छोड़ता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ससुरा ये टीएसएच हार्मोन क्या करता है, जरा ध्यान से समझिए। तो हमारे गर्दन, ये गर्दन हुआ यानी कि ट्रेकिया के पास ससुरा एक ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। आगे चल के हम बताएंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। ये थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन को निकालता है। कौन सा हार्मोन को निकालता है? थायरोक्सिन। देखिए, थायराइड ग्रंथि किसका हार्मोन को निकालता है? थायरोक्सिन। थायराइड थायरोक्सिन, थायराइड थायरोक्सिन, याद हो जाएगा ऐसे ही। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को निकालता है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर को कम करता है, कभी बढ़ा देता है। तो नियंत्रित करने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और यही टीएसएच जो है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकालने के लिए उत्तेजित करता है। टीएसएच हार्मोन कहता है थायराइड ग्रंथि को, रे थायरोक्सिन निकालो 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 ससुरा। तीसरा हार्मोन है एलटीएच, लिटोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ये ससुरा क्या करता है? यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव में सहायक करता है। यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है महिलाओं में पाया जाता है। यही हार्मोन जो है महिलाओं से दूध को स्रावित करता है। मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्रपिंडक, दूसरा पश्च पिंडक। अग्रपिंडक से 3 हार्मोन निकलते हैं, एसटीएच, एलटीएच और फिर ईएसएच। ठीक है। दूसरा भाग हमने बताया था पश्च पिंडक। देखिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि पश्च पिंडक भाग का क्या काम है। ठीक है। तो पश्च पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में जल संतुलन और मादा में बच्चे के जनन में सहायक करता है। मतलब मादा में जो बच्चे का जनन होता है उसमें सहायक करने का काम कौन करता है? पश्च पिंडक से निकलने वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन है मित्रों? ऑक्सीटोसिन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो है कई नाम है। इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं इसे। ठीक है। अब देखिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता क्या है। तो देखिए, मादा में जो है दूध को स्रावित करने, यानी कि दूध को निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। याद कीजिए, गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती है, बल्कि दूध को हम लोग निकालते हैं। ऑटोमेटिक मशीन थोड़ी है गैया जो दूध दे देगी। जब दूध नहीं देती है, फिर हम बोल रहे हैं गाय दूध देती है, तो जब गाय दूध नहीं देती है तो उसमें क्या करता है? एगो सुई देता है, ऑक्सीटोसिन का सुई देता है। आदमी है ससुरा दरिद्र, नहीं देना चाहिए चाचा। गाय से क्या करता है? दूध को निकालता है, जिस कारण गाय को दिक्कत होता है, बहुत दर्द करता है गाय के थान में। ऑक्सीटोसिन का दवाई नहीं देना चाहिए। तो मानव में जो है प्रकृति ने जो भी चीज दिया है उसी चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप काला है तो काला ही ठीक है, अगर गोरा है तो गोरा ही ठीक है। अगर आप काला है तो आप कितनों फेयर लवली और फेयर हैंडसम लगाइए, आप गोरा कभी नहीं होइएगा। अगर फेयर लवली और फेयर हैंडसम से गोरा होता, भैंसिया को लगा कर दिखाइए, क्या भैंसिया गोरा होगा? तो बताइएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है मादा में दूध को स्रावित करने में सहायक होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझते हैं। इसे जन्म देने वाला हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह बच्चे के जन्म को सरल कर देता है, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। और यह दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। यह दूध के स्राव को क्या करता है? उत्तेजित करता है। किसके साथ? थायरोक्सिन हार्मोन के साथ। हमने आपको पिछला में बताया था ना आपको। तीसरा जो है ग्रंथि है उसका नाम है पिनियल ग्रंथि। यह सबसे छोटा होता है। यह ग्रंथि क्या होता है? सबसे छोटा होता है। पिनियल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग मेलाटोनिन के नाम से जानते हैं। इसे एक्चुअली में सेरोटोनिन हार्मोन भी निकलता है, लेकिन आप जो है सिर्फ मेलाटोनिन के बारे में पढ़िएगा। ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये नींद लाने में सहायक होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, मेलाटोनिन हार्मोन जो है बच्चों में ज्यादा निकलता है, इसलिए बच्चों को ज्यादा नींद लगता है। देखते ना, बचवा ससुरा अगर ये टिकाने लगता है, हुआ हुआ कहने लगता है, तुरंत मैया लाता है, चुप नुनमा चुप चुप, थपथपा देता है, ससुरा चुप हो जाता है, सट सना सुत हो जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन उसमें ज्यादा निकल रहा है, इसलिए ससुरा भौंकनिहर नींद लग जाता है। कैसे नींद लगता है? भौंकनिहर। ठीक है। और जबकि वही अगर आपको बोल देगा चुप नुनमा चुप चुप मत, ऐसे थुक थुकाएगा, मारिएगा 4 लापड़, चुप नुनमा चुप चुप करता है। प्रकाश में जो है मेलाटोनिन हार्मोन जो है कम निकलता है, इसलिए ससुरा नींद नहीं लगता है किसी किसी आदमी को।
अब अगर आदत बना लीजिएगा धीरे धीरे नींद लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस हार्मोन को हम लोग जैविक हार्मोन भी कहते हैं, यानी तो थर्ड आई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड आई भी कहते हैं। तो पिनियल ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? नींद लाने में सहायक होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग चौथा ग्रंथि के बारे में समझते हैं, वो है आपका थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहां होता है? तो थायराइड ग्रंथि इस जगह पर होता है, ट्रेकिया के पास होता है। तो लिखे हैं यह ग्रंथि ट्रेकिया के दोनों ओर स्थित है, यानी कि दुगो होता है। थायराइड ग्रंथि को ही आउटू ग्रंथि कहते हैं। और इसके बाद इसी का छोटा भाई है पाराथायराइड। क्या है? पाराथायराइड। इसको बोलते हैं आउटू ग्रंथि ना, उसको बोलते हैं पारा आउटू ग्रंथि। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तो हमने आपको पिछला में बताया था, पिछला स्लाइड में बताया था कि याद कीजिए, इस थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन को निकालने के लिए कौन बोलता है? टीएसएच हार्मोन। हमने आपको बताया था ना, थायराइड ग्रंथि से क्या निकला? थायरोक्सिन हार्मोन निकला। और इसको निकालने के लिए कौन बोला था? टीएसएच हार्मोन। और ये टीएसएच हार्मोन कहां निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? अब देखिए ये थायरोक्सिन हार्मोन बीपी को नियंत्रित करता है। बीपी को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह शरीर की समान वृद्धि, विशेषकर हड्डी, बालों इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। मतलब थायरोक्सिन हार्मोन, अगर किसी का ससुरा बाल हो रहा है, कौन सा हार्मोन निकल रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन। नहीं देखते किसी किसी महिला को मूंछ दाढ़ी आने लगता है, एक मतलब ससुरा उसमें थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा निकल रहा है, इसलिए ससुरा मूंछ दाढ़ी उसका आ रहा है। और किसी किसी पुरुष को मूंछ हुए नहीं होता, न दाढ़ी होता है, यहाँ ससुरा एकदम सफाचट लगेगा, एकदम थार मरुस्थल। तो यानी कि ससुरा कहीं ना कहीं उसका थायराइड ग्रंथि कमजोर है, उसे थायरोक्सिन हार्मोन निकल ही नहीं रहा है, इसलिए ससुरा न उसको मूंछ होता है ना दाढ़ी होता है। एक्चुअली में जो आयोडीन है ना, आयोडीन एक तत्व है, आयोडीन ही थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। किसी के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाता है तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, थायराइड ग्रंथि कहां रहता है? ट्रेकिया के पास। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन तभी निर्मित होगा जब आयोडीन होगा। अगर किसी को आयोडीन की कमी हो जाता है, तो जब आयोडीन की कमी हो जाता है तो ये थायराइड ग्रंथि वही आयोडीन को पूरा करने के लिए छुछुआ जाता है, जिस कारण वो फूल जाता है। मतलब वो आयोडीन को पूरा करने के लिए थोड़ा मोटा जाता है। थायराइड ग्रंथि क्या हो जाता है? मोटा जाता है। इसी बीमारी को बोलते हैं घेंघा, यानी तो ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर, घेंघा या गलगांड। देख रहे हैं ना, देख रहे हो ना, कैसे घेंघा वाला होता है, देख रहे हैं, यही फूल गया है ससुरा। इसलिए डॉक्टर सलाह देता है कि आयोडीन युक्त नमक खाएं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? तो वही लिखे हैं कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को कम बनाता है। इस हार्मोन को बनने की गति के बढ़ाने के प्रयास में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे घेंघा या गलगंड कहते हैं। आयोडीन की कमी न हो इसके लिए डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दिया जाता है, हम लोग उसका भी क्वेश्चन आंसर करते हैं। तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो आपको ये पता होनी चाहिए मित्रों कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और इस थायरोक्सिन हार्मोन को निकलने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाए तो ससुरा हमारा ये जो गला है वो फूल जाता है। इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं घेंघा। क्या बोलते हैं? घेंघा या ग्वाइटर। इसलिए डॉक्टर जो है आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। अब अगला जो ग्रंथि है वो ससुरा पाराथायराइड ग्रंथि या पारा आउटू ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को हम लोग क्या बोल रहे थे मित्रों? थायराइड ग्रंथि को हम लोग आउटू ग्रंथि बोल रहे थे, और ये पाराथायराइड है, यानी कि ये बड़का भाई है, ये ससुरा छोटका भाई है। थायराइड जो है ट्रेकिया के पास आगे की तरफ होता है, जबकि पाराथायराइड जो है ट्रेकिया के पीछे की तरफ होता है। तो दोनों भाई है, आगे पीछू रहेगा। पाराथायराइड ग्रंथि की संख्या हमारे शरीर में 4 गो है। क्या गो है? 4 गो। ये ससुरा टिकुली जैसा रहता है, टिकुली जो लेडीज टिकुली नहीं पहनती है उसी जैसा होता है। देखिए किस तरह होता है, देखिए, देख रहे हो ना विनोद? ये पाराथायराइड ग्रंथि जो है पाराथायराइड हार्मोन को छोड़ता है, यानी कि हार्मोन का भी नाम क्या है? वही पाराथायराइड हार्मोन है। ये जो हार्मोन जो है ये रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। याद कीजिए, कैल्शियम एक ऐसा धातु है जो रक्त को थका बनाने में सहायता करता है। तो आपको ये पता होनी चाहिए, हमने आपको रक्त वाला वीडियो में बताया है, ठीक है। और यही एक ऐसा ग्रंथि है जो ससुरा पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में काम नहीं करता है। ये अपने मन में बड़ी काबिल बनता, बोलता कि हम नहीं रहे वाला पीयूष ग्रंथि के संपर्क में, जबकि इसका बड़का भाई पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में काम करता है। लेकिन एक छोटका भाई बयार है ससुरा। क्या है? बयार है। ये जो है पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में काम नहीं करता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? अब जो है अगला ग्रंथि जो है उसे हम लोग थाइमस ग्रंथि कहेंगे, इंग्लिश में भी थाइमस ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। ये कहां होता है? तो ये ससुरा छाती के बीचों बीच में होता है। एक बार फिर देख लीजिए इनका जगह कहां है। देखे, ये एक्चुअली में क्या करता है? थाइमस ग्रंथि जो है थाइमोसिन हार्मोन को निकालता है। किस हार्मोन को निकालता है? थाइमोसिन हार्मोन को निकालता है। और ये हार्मोन जो है एक्स्ट्रा प्रोटीन का निर्माण करता है। हमने एक वर्ड यूज किया है एक्स्ट्रा प्रोटीन। प्रोटीन ही केवल नहीं यूज किए हैं, हम यहां लिखे हैं एक्स्ट्रा प्रोटीन। ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम भोजन के माध्यम से तो हमको प्रोटीन मिल ही जाता है, लेकिन ये ग्रंथि ऐसा है, ये ससुरा एक्स्ट्रा प्रोटीन देता है हमारे शरीर में।
बच्चों में ये ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए बुतरू को भूख होने लगता है। काहे? क्योंकि थाइमस ग्रंथि ससुरा उसका एक्टिव होता है, वो एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाता है। नहीं देखते हैं छोटा बच्चा जो है उसको बोलिएगा कि खाना खाने के लिए, दूध वगैरह पीने के लिए 74 नखरा करेगा ससुरा। काहे? एक्चुअली में का जो है थाइमस ग्रंथि ज्यादा एक्टिव है। जैसे उसका एज 15 वर्ष हो जाएगा या 15 वर्ष के बाद का एज हो जाएगा, वो ससुरा ग्रंथि जो है काम करना बंद कर देता है। इसलिए 15 वर्ष के बाद ससुरा नया एक्स्ट्रा प्रोटीन बनेगा, एकदम दलिदर की तरह भूख लगेगा। समझ पा रहे? छोटा बच्चा को भूख क्यों नहीं लगता है? तो यही थाइमस ग्रंथि के कारण। ये थाइमस ग्रंथि जो है थाइमोसिन हार्मोन को छोड़ता है, जो ये थाइमोसिन हार्मोन जो है ये एक्स्ट्रा प्रोटीन का निर्माण करता है। साथ में ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ना, ये प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया था ना, जो हमारे शरीर में बीमारियों से रक्षा करता है उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ये ग्रंथि जो है ये ससुरा इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, यानी कि बीमारी से रोकने वाला एक तंत्र को डेवलप करता है कि अगर कोई बीमारी हमारे शरीर पर अटैक करता है तो ये ग्रंथि जो है क्या करता है, अपने थाइमोसिन हार्मोन के माध्यम से उस बीमारी से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है। क्या मेरी बात को समझे? अगर समझे तो एक बार मित्रों स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जो अगला ग्रंथि है ना उसे अधिवृक्क बोलते हैं या नहीं तो एड्रीनल ग्रंथि बोलते हैं। एड्रीनल ग्रंथि कहां होता है मित्रों? तो ये किडनी है, किडनी के ऊपर में जो होता है वो अधिवृक्क होता है। क्या होता है? अधिवृक्क होता है। इसी को हम लोग एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। जब एक अंग दूसरे अंग के ऊपर हो तो उसके नाम के पहले अधि लगाया जाता है। जैसे वृषण के ऊपर में क्या था? अधिवृषण। ये वृषण के ऊपर में है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अधिवृषण हो गया। हमने आपको बताया कि जब एक अंग दूसरे अंग के ऊपर में हो तो उसके नाम के आगे पहले अधि लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है, अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि को याद रखना। हम बार बार एड्रीनल ग्रंथि बोलेंगे, ठीक है? ये ग्रंथि कहां होता है? तो वृक्क के ऊपर में होता है। समझ पा रहे हैं? तो दो ये ग्रंथि क्या गो होगा? दुगो होगा। क्यों? क्योंकि वृक्क जो है दुगो है हमारे शरीर में, इसलिए अधिवृक्क भी दुगो होगा। हमने आपको बताया था कि वृक्क के जो है बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला कहते थे। क्या कहते थे? कार्टेक्स और मेडुला। तो उसी तरह अधिवृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहेंगे और आंतरिक भाग को मेडुला कहेंगे। देखिए कार्टेक्स वाला यानी कि अधिवृक्क के बाहरी भाग से या वृक्क के बाहरी भाग, हमने आपको क्या बताया था कि वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कार्टेक्स, और आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। उसी तरह अधिवृक्क के भी बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। लेकिन हार्मोन कहां से निकलता है? अधिवृक्क से निकलता है। एड्रिनल जो है, एड्रिनल कार्टेक्स यानी कि जो बाहरी भाग से जो हार्मोन निकलता है वो 3 हार्मोन है। आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है। पहला हार्मोन है ग्लूकोकार्टिक्वाइडियस। क्या नाम है? ग्लूकोकार्टिक्वाइडियस। दूसरा है मिनरलोकार्टिक्वाइडियस। देखिए ना, मिनरलोकार्टिक्वाइडियस। इसके बाद तीसरा हार्मोन है ये लिंग हार्मोन। यही ससुरा हमारे शरीर में बाल आने के लिए उत्तेजित यही करता है, लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन, ठीक है? अधिवृक्क के बाहरी भाग से कितने हार्मोन निकलते हैं? 3 हार्मोन। कार्टिक्वाइडियस 5 बार बोलिएगा तभी याद हो गया। कार्टिक्वाइडियस, 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 कार्टिक्वाइडियस। इसके बाद दूसरा है मिनरलोकार्टिक्वाइडियस, मिनरलोकार्टिक्वाइडियस। तीसरा है लिंग हार्मोन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है। एड्रिनल मेडुला द्वारा यानी कि आंतरिक भाग से 2 हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रेन, इसे हम लोग एड्रेनालिन हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रेनालिन हार्मोन कहते हैं। और दूसरा जो है नॉरएपिनेफ्रिन। यह हार्मोन क्या करता है? जब आप ना अधिक तनाव में है, आपको डर लग रहा है, ससुरा गुस्सा है, तो उस समय यह हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन ये ससुरा बीपी को कंट्रोल करता है, बढ़ने नहीं देता है, नहीं घटने देता है। तो ये कहता है, ये ससुरा क्या करता है? बीपी को बढ़ाता है, ये बोलता है बीपी को घटाता है। जैसे जैसे आप कहीं लड़ रहे हैं ना, तो एड्रेनल हार्मोन क्या करता है? बीपी को बढ़ाता है। या नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करता है? बीपी को बढ़ाता है। हम देखिए या बोल रहे हैं तो ये ससुरा ये भी बीपी को बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है। तो एक्चुअली में सबसे ज्यादा जो काम करता है ये ससुरा एड्रेनलिन काम करता है बीपी बढ़ाने का। ऐसे हम यहाँ दे दिए हैं कि ये नॉरएपिनेफ्रिन बीपी बढ़ाने का काम करता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो आप इसी को टिक मारिएगा, ठीक है? जब आप गुस्सा है या किसी से लड़ रहे हैं तो ये हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन ससुरा निकलना शुरू हो जाता है। और जब निकलेगा दे दनादन किसी को मार रहे हैं, दे दनादन, दे दनादन। एक्चुअली में आप नहीं मार रहे हैं, ये मार रहा है ससुरा। तो आप ये नहीं बोल दीजिएगा कि हम नहीं मार रहे हैं, ये हमारा हार्मोन मार रहा है, तो सब हार्मोन निकाल देगा। बोलेगा हार्मोन कहां दिखाओ, वही हार्मोन खरकोच के निकाल लेगा, समझे कि नहीं? तो ऐसा नहीं कीजिएगा। ये हार्मोन ससुरा लड़वाता है। उसी समय थायराइड ग्रंथि ससुरा थायरोक्सिन हार्मोन को निकालता है। और हमने बताया कि बीपी को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन बोलता है ए बाबू, ए चुप 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 चुप, काहे लड़ रहा है, काहे लड़ रहा है? ससुरा बोलता है कि उन्हें मारने दो। जिसमें गुस्सा होता है, डर होता है, मुंह तुम सब सूख जाता है, और सूखने के बाद आप किसी को मार लेते हैं, फिर बोलता है अरे उतना मत गुस्सा। थायरोक्सिन हार्मोन बोलता है अरे कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो लिखे हैं इसे एड्रेनलिन या एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। ये अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में इस हार्मोन का स्राव होता है। इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ये ससुरा लड़ो और भागो या आपातकालीन स्थिति में निकलता है, यानी कि जब आप गुस्सा रहते हैं या डर में रहते हैं तो उस समय ससुरा ये
एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। दूसरा हार्मोन क्या था, नॉर एपिनेफ्रिन, ये बीपी को बढ़ाता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं अग्नाशय के बारे में। हमने आपको अग्नाशय के बारे में बताया था, याद कीजिए, अग्नाशय के 3 भाग है, ड्यूडेनियम, जुजेनियम, इलियम। अग्नाशय से जो है 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, हमने आपको बताया था, एलएटी, याद कीजिए। अग्नाशय एक ग्रंथि है, इस ग्रंथि से हार्मोन भी निकलता है। यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय व ड्यूडेनियम के बीच में स्थित होता है। आप जानते हैं, हमने आपको पहला ही वीडियो को हम बताए हैं, ठीक है, आप एक बार जाके देखिए उस वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा समझ में, ठीक है। ये अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय में एक विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं के समूह होते हैं। उस कोशिकाओं के समूह को लेंगर-हेंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। लेंगर-हेंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेंगर-हेंस की द्वीपिकाएं। ये जो कोशिकाओं का समूह है ना, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, इसलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथि की श्रेणी में डाला गया है। एक्चुअली में ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसमें कोशिकाओं के समूह है, यानी कि ऊतक है, और यह ऊतक ससुरा अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, इसलिए अग्नाशय को अंतःस्रावी ग्रंथि में डाला गया है। और ये क्या करता है, ये जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि ये मिठास की मात्रा को नियंत्रित करता है। अग्नाशय से जो निकलने वाला हार्मोन है, यानी कि लेंगर-हेंस की द्वीपिकाओं से निकलने वाला हार्मोन है, अगर सही मात्रा में ना निकले तो उस व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी हो जाता है। मधुमेह को ही इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायबिटीज, और गांव की भाषा में शुगर क्या बोलते हैं, शुगर, यानी तो इसे चिनिया बीमारी कहते हैं। डॉक्टर जो है इसमें कहता है कि चीनी ना खाएं, क्यों? क्योंकि हमारे रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज यानी कि मिठास होता है मित्रों, वो मात्रा जब बढ़ जाता है तो आदमी को मधुमेह, डायबिटीज, शुगर या चिनिया बीमारी होता है। तीनों एक ही नाम है बबुआ, समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति में डॉक्टर कम चीनी खाने तथा इंसुलिन की सुई लगवाने की सलाह देते हैं। इंसुलिन की सुई लगवाने की सलाह देते हैं। आखिर इंसुलिन है क्या? तो हम लिखे हैं, इंसुलिन एक प्रोटीन है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। एक्चुअली में शुगर बीमारी में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, तो डॉक्टर जो है कहता है तुम चीनी कम खाओ या नहीं तो इंसुलिन का सुई लगाओ। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इसमें जो है हम एक चीज बताना भूल गए थे, एड्रेनलिन हार्मोन जो है अगर रक्त में मिल जाता है ना, तो हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, हमारा जो हृदय जो है तेजी से धड़कता है, हमारा श्वसन दर बढ़ जाता है। नहीं देखते हैं, अगर आपको डर लगता है ना तो आप सांस जोर जोर से लेने इसे लेने लगता है। आपसे पूछेगा एड्रेनलिन हार्मोन जब रुधिर में मिलता है, जब रक्त में मिलता है, तो हमारे शरीर में कौन सी अनुक्रिया होती है, तो कौन सी काम होती है? तो ससुरा ऐसे ही जवाब देना कि जब एड्रेनलिन हार्मोन जो है रक्त में मिलता है तो हमारे शरीर में हृदय की गति बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, मांसपेशियों की दर बढ़ जाती है। तो ये आपको जवाब देना है। एक बार अगर समझे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है कि मधुमेह की कुछ रोगियों को की चिकित्सा, यानी कि मधुमेह के कुछ रोगियों का इलाज जो है इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? चिकित्सा बोलिए या इलाज बोलिए, बात बराबर है। चिकित्सा मतलब होता है इलाज, और इलाज करने वाले को बोलते हैं चिकित्सक, डॉक्टर, ठीक है। आप जो है अपने दिमाग से जवाब दीजिए मर्दे। मधुमेह के रोगी इंसुलिन हार्मोन की कमी से पीड़ित होते हैं। जो मधुमेह के जो रोगी होते हैं ना, वो इंसुलिन हार्मोन से पीड़ित होते हैं। तो मधुमेह के मरीज में जब अग्नाशय इंसुलिन को पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं करता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए उस व्यक्ति को शुगर, चिनिया या डायबिटीज की बीमारी होती है। इसलिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के लिए मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जब एड्रेनलिन हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? हम आपको बता दिए हैं मित्रों कि जब एड्रेनलिन हार्मोन रक्त में मिल जाता है या रक्त में स्रावित होता है तो हृदय तीव्रता से धड़कता है, यानी कि धक 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 ज्यादा करेगा, हमारी मांसपेशी की दर बढ़ जाती है तथा श्वसन दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, ठीक है। फिर अगला है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो हमने आपको बताया है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय करने का काम 2 चीज करता है, तंत्रिका तंत्र और दूसरा हार्मोन। यहाँ सिर्फ रासायनिक समन्वय की बात किया है, रासायनिक मतलब होता है हार्मोन। तो यहाँ लिखे हैं कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय जंतु हार्मोन द्वारा होता है। किस हार्मोन द्वारा? जंतु हार्मोन। एक पेड़ पौधे के भी हार्मोन होते हैं, वो आप वनस्पति विज्ञान में पढ़िएगा, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये सब पेड़ पौधों में हार्मोन होते हैं, ठीक है। उच्च श्रेणी के जंतु जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्यों में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से बनते हैं। ये जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलकर दूसरे क्षेत्र में स्थित अंग पर अपना प्रभाव डालते हैं, इसलिए तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा गया। हम आपको बता चुके हैं मित्रों, आप एकदम कंसेप्ट से देखिएगा। और अगला जो है 9वां ग्रंथि है, यानी कि अंतिम ग्रंथि है, वो है जनन ग्रंथि। पढ़ा दिए हैं इसको, आपको याद कीजिए कि इस ग्रंथि में अंडाशय एवं वृषण शामिल होते हैं। और यहाँ दूसरा लिखे हैं, पढ़ा दिए हैं, याद कीजिए। अंडाशय से जो निकलने वाला 3 हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन। फिर वृषण से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, हम सब बता चुके हैं मित्रों। इसी के साथ जूलॉजी आपका खत्म होता है मित्रों। आप जो है एकदम प्यारे मन से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो ये था आपका जूलॉजी का आखिरी वीडियो। इसके बाद जो है ना आपका जो है क्या है पता, अनुवांशिकी है। एक्चुअली में अनुवांशिकी जंतु विज्ञान का चैप्टर नहीं है, वो पूरा वनस्पति विज्ञान का है। आप उसको वनस्पति विज्ञान में पढ़ लीजिएगा, हम आपको एकदम बेहतरीन ढंग से वनस्पति विज्ञान में पढ़ा देंगे। अब जो है इसके बाद प्रैक्टिस सेट आएगा, और हम बार बार बोलते हैं ना, आप रिविजन करते रहिए। अगर आप रिविजन नहीं कीजिएगा तो बेकार हो जाएगा, आगे बढ़ते जाइएगा और फिर पीछे वाला भूलते जाइएगा। इसलिए आप रिविजन कीजिएगा। अगर आप जो है नोट्स वगैरह डाउनलोड नहीं किए हैं, आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां सिर्फ सर्च कीजिए आर्यभट्ट एजुकेशन ऑफिशियल, आप वहां सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। वहां से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब डाल दी हैं उसमें, ठीक है। अगर आप जो है नहीं भी सर्च कर पा रहे हैं तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि सर हमें पीडीएफ लेना है, तो हम आपको पीडीएफ कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।